How much we have completed? Modes of excretion. Huh? Modes of excretion. Modes of excretion. Please see the slide. How much we have completed? Just see this page we have completed now. We have completed all the three: aminotelism, uricotelism, and ureotelism. Yes, miss. ये पूरा पार्ट हो गया अपना, ये पूरा टेबल हो गया है. Yes, miss. Have you all completed the table? आपने लिखा है टेबल? Yes, teacher. Yes, miss. Okay. Then what about plasma creatinine? I have explained you about this part. No, miss. No, miss. Teacher. Okay, चलो ठीक है. So now till now we have studied that there are three types of nitrogen waste. So depending upon that, there are three categories of animal, as the aminotelism excreting ammonia as the nitrogen waste, ureotelism excreting urea as a nitrogen waste, and uricotelism excreting uric acid as a nitrogen waste. Okay. Now let us learn about something else. Plasma creatinine. What is creatinine? Creatinine is produced whenever we do some skeletal muscle exercises. ठीक है, जब भी हम कुछ भी बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं तब हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी हम कोई मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन प्रोड्यूस्ड होता है. एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड, एंड दिस क्रिएटिनिन इज अगेन रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और यूरिनेशन. ठीक है. सो प्लाज्मा क्रिएटिनिन का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब जो क्रिएटिनिन प्रोड्यूस्ड हुआ है वो ब्लड में घूमेगा और ब्लड के थ्रू किडनी के पास जाएगा. तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है. So plasma creatinine is produced by the catabolism of creatinine phosphate. Creatinine phosphate during the skeletal contraction or the skeletal movement or the exercises. Understood? Okay. It provides ready source of high energy phosphate. Creatinine में से phosphate निकलेगा तो ATP generate होता है. So normally blood creatinine level remains steady at a rate of production matches its excretion in urine. Hence, creatinine level above normal is an indication of poor renal मतलब kidney function. अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर क्रिएटिनिन का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई आ रहा है, कुछ ज्यादा ही हाई आ रहा है, इसका मतलब कि किडनी क्रिएटिनिन को बॉडी के बाहर नहीं निकाल पा रहा है. इसका मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है. सो अगर क्रिएटिनिन का लेवल अगर बॉडी में ब्लड में ज्यादा है, इसका मतलब कि किडनी का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Excretory organ plays a very important role in maintaining our internal body environment constant. So internal body environment constant को हम क्या कहते हैं? We call it as a homeostasis. We call it as a homeostasis. ठीक है. इसमें क्या जरूरत होता है होम्योस्टेसिस में? सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस. सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस जिसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन. So controlling the salt and water का balance, solute concentration and the water balance. It is rightly said that the composition of blood and मतलब अपना जो है, it is determined by not what mouth ingests but what excretory organ retains. है ना. हमारे ब्लड में जो भी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर किडनी खराब है, अगर रीनल खराब है तो क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ के रहेगा. है ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो इसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा है. इसका मतलब कि किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है, किडनी क्रिएटिनिन को निकाल नहीं रहा है, इसके वजह से ब्लड का ये बढ़ गया है. समझ में आया? तो आपके ब्लड में ये क्या चीज प्रेजेंट है?
ये नहीं डिसाइड करता है कि आप क्या खाते हो, इसका मतलब कि आपका किडनी बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट कराओ। तो कैसे हमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है? तो जो जैसे ब्लड में अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्रियाटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आप क्या बता सकते हो कि मतलब किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। Yes. अगर ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है, सो अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया एक टॉपिक। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सम बर्ड्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली लिविंग इन द सॉल्टी वाटर एंड दे ड्रिंक द सॉल्टी वाटर ओनली। ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं और उनके पास कोई इलाज ही नहीं, उनको मरीन वाटर ही पीना पड़ता है, इतना सॉल्टी वाटर ही पीना पड़ता है। तो उनके पास कैसे उनका होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड देयर थिंग। सो मरीन बर्ड्स जैसे कि एल्बेट्रस जो है स्पेंड देयर लाइफ ऑन सी एंड दे ड्रिंक वाटर ओनली, सी वाटर और सॉल्टी वाटर ओनली। सो उनका ऑस्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन होता है? वही जगह में रहते हैं और वो लोग सॉल्टी वाटर ही पीते हैं, तो कैसे उनका ऑस्मोसिस मेंटेन रहता है? तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू ऑल। तो लेट अस सी द आंसर। तो ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं जो लोग सॉल्ट वाटर ही पीते हैं, उनके पास नेचर ने एक स्पेशल ग्लैंड दिया गया है, एक स्पेशल ग्लैंड दिया गया है जिसका नाम है सॉल्ट ग्लैंड। सॉल्ट ग्लैंड, ठीक है, दे आर हैविंग अ स्पेशल ग्लैंड कॉल्ड एज अ सॉल्ट ग्लैंड, जो उनके नॉस्ट्रिल के पास होता है। यू कैन सी द डायग्राम, उनके जो नॉस्ट्रिल के पास होता है। तो these glands are capable of secreting salt by active transport. Active transport का मतलब क्या होता है? By spending energy, by spending ATP and help to maintain the osmotic balance. Understood this much? तो कुछ ऐसे एनिमल, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक बर्ड का एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो मरीन वाटर में रहते हैं और उनके पास कोई इलाज ही नहीं, उनको मरीन वाटर ही पीना पड़ता है, उनको सॉल्ट वाटर ही पीना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स के पास नेचर ने सॉल्ट ग्लैंड प्रोवाइड किया है, स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड प्रोवाइड किया है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी के बाहर निकाल सके। समझ में आया? और जिससे कि वो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर सके। अंडरस्टूड? सो मेनी मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि सी टर्टल हो गया, मरीन ये सब हो गया, एनिमल्स हो गए, दे एक्सक्रीट सॉल्ट बाय दिस सॉल्ट ग्लैंड्स। समझ में आया नहीं? Yes, miss. सुनाओ, अभी ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना बेटा, आपको सबको नोट डाउन करना है। ये अभी तक का सबने नोट डाउन किया ना? आपने लिख के रखा ना? Yes or no? Yes, miss. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी का जो भी मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनो प्लीज। देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक बताया है, ये दो टर्म्स बन रहा बताया मैंने आपको ना, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यस और नो? आइसोटोनिक पता है या नहीं? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीनों टर्म्स पता है या नहीं? No, miss. नहीं। ओके, तो लिख लो, नोट डाउन करो। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक लिखो, हाइपर HYPER, हाइपर TONIC टोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है, आप नीचे उधर एरो मार्क करके ऐसा इंडिकेशन करके लिख सकते हो, लेस वाटर मोर सॉल्ट, लेस वाटर मोर सॉल्ट। मैं वाटर आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, वाटर के जगह आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। सो लेस सॉल्वेंट मोर सॉल्ट, मोर सोल्यूट। मैं इसी को कैसे बोल सकती हूँ? लेस सॉल्वेंट मोर सोल्यूट, या फिर लेस वाटर मोर सॉल्ट। समझ में आया? Yes. ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है उल्टा इसका,
more water, less salt. More solvent, less solute. More water, less salt. Next, isotonic. Isotonic. लिख लो, वाटर इज इक्वल टू सोल्यूट, मतलब जितना वाटर उतना ही सोल्यूट, मतलब इक्वल। समझा? आइसोटोनिक का मतलब जितना वाटर उतना सोल्यूट, जितना सॉल्वेंट उतना सोल्यूट, इक्वल। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स को है ना बेटा, आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। चलो अब हम आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। एनिमल्स कैन बी आइदर आइसोऑस्मोटिक। आइसोऑस्मोटिक का मतलब क्या होगा, मुझे बताओ। ऐसे एनिमल्स जिनका वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस बराबर है, उसी को हम आइसोऑस्मोटिक भी बोल सकते हैं या फिर आइसोटोनिक भी बोल सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ऑस्मोटिक का मतलब ही क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। तो मैंने अभी टोनिक का मतलब भी तो आपको सॉल्ट एंड वाटर से रिलेटेड ही बताया। तो आप आइसोटोनिक बोलो या आइसोऑस्मोटिक बोलो, उसका मतलब सेम है। ठीक है, सो एनिमल्स क्या होते हैं, हम क्या होते हैं, आइसोऑस्मोटिक होते हैं विद द सराउंडिंग। हमारा सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस बराबर होता है। ठीक है, नाउ osmoconformers. Osmoconformers, they are called as the osmoconformers, or control the environment independent of the external environment, तो उसको हम बोलेंगे osmoregulators. देखो, दो कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हो गए, दो कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हो गए। एक ऐसा एनिमल जो बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से अपना सराउंडिंग अंदर का सेम कर सकता है। बाहर अगर सॉल्ट ज्यादा है तो अपने बॉडी में भी वो वैसे मेंटेन कर सकता है, बाहर अगर पानी ज्यादा है तो मेंटेन कर सकता है। तो बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से जब अपने बॉडी को मेंटेन करता है कोई एनिमल, उस एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मोकॉन्फर्मर्स, मतलब सराउंडिंग का और बॉडी का सेम सेम रहेगा। पर जैसे कि हम लोग हैं, we control the internal environment independent of the external environment. ऐसा नहीं है कि बाहर ठंडी है तो हमारे बॉडी में अपने आप ही हो जाएगा। हमारे बॉडी का बाहर से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे गर्म हो रहा है तो हमें फैन का सहारा लेना पड़ता है, हमें एसी का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? Yes. Yes, So ma'am. when the internal environment is independent of the external environment, उसको हम कहेंगे osmoregulators. तो दो कैटेगरीज के एनिमल्स हो गए पूरे ओवरऑल। जैसे फिश है, फिश में कभी पानी ठंडा हो गया, कभी पानी गर्म हो गया, बट फिर भी वो लोग मेंटेन रहे ना उसके अंदर, क्योंकि वो लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। जिसको आपने आपके लोअर क्लासेस में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ा होगा एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स पढ़ा है ना बेटा आपने? Yes, ma'am. तो यही चीज हम यहाँ पे ऑस्मोसिस से रिलेटेड बोल रहे हैं। ठीक है, सो दो कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हो गए, ऑस्मोकॉन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट है एंड ऑस्मोकॉन्फर्मर्स क्या होगा, सेम होगा, सेम आइसो ऑस्मोटिक होंगे। अंडरस्टूड दिस मच? मरीन ऑर्गेनिजम्स, मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑस्मोकॉन्फर्मर्स होते हैं। मरीन ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑस्मोकॉन्फर्मर्स because their body fluids and external environment are isoosmotic in nature. ठीक है, फ्रेश वाटर वाले जो हैं, फ्रेश वाटर जो है एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स हम सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स के कैटेगरी में आते हैं। फ्रेश वाटर को क्यों हम ऑस्मोरेगुलेटर बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। आयन मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, और फ्रेश वाटर में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। समझ में आया? तो इसके लिए अलग है ना दोनों, इसलिए हम उसको ऑस्मोरेगुलेटर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। समझ में आया? Yes, miss. Okay. So you have noted two types of animals. You have noted the examples also. Noted the examples also.
ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स का एग्जांपल लिखो मरीन ऑर्गेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेटर्स का एग्जांपल लिखो फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। डन? Yes, ma'am. चलो अब हम एक और कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। दो टाइप के अगेन एनिमल्स, स्टीनोहेलिन एंड यूरीहेलिन। स्टीनोहेलिन एंड यूरीहेलिन। तो चलो अब हम इसके बारे में समझते हैं। when an organism, फिर वो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर हो या फिर ऑस्मो रेगुलेटर हो, अभी हमें कॉन्फॉर्मर और रेगुलेटर से कोई लेना देना नहीं, अब हम किससे लेना देना कर रहे हैं? सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से लेना देना कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्ट में कुछ ज्यादा बढ़ावा हो गया तो वो एनिमल जिंदा नहीं रह पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक समझो एक पानी है और उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, उसमें से कुछ फिशेस जो है वो सरवाइव कर जाएंगे पर कुछ फिशेस उतने सॉल्ट में नहीं रह पाएंगे। तो हम वो कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं, रह सकते हैं इन नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर बढ़ गया तो भी नहीं रहेंगे, कम हो गया तो भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम भी स्टीनोहेलिन की कैटेगरी में आएंगे। हम भी एक नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम भी ज्यादा सॉल्ट में चले गए तो भी हम नहीं जिंदा रह पाएंगे और कम सॉल्ट में गए तो भी नहीं रह पाएंगे। मतलब एक रेंज है हमारा, उतने ही रेंज में हम सॉल्ट को टॉलरेट कर पाते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज स्टीनोहेलिन। ठीक है। अब आपने मैनग्रोव्स सुना है बेटा? मैनग्रोव्स सुना है? Yes. मैनग्रोव्स आपने देखा भी होगा शायद, अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो जो दीवा का खाड़ी है, पूरा दीवा के खाड़ी में जितने भी आपको वो प्लांट्स दिखते हैं सब मैनग्रोव्स होते हैं। और मैनग्रोव्स का स्पेशलिटी क्या होता है कि वो सलाइन वाटर में ही उगते हैं। सलाइन वाटर जितना भी रहेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना उगते रहते हैं। ठीक है। यस। तो ऐसे एनिमल्स, अभी तो मैंने आपको प्लांट का एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ एनिमल्स भी तो है ना। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई जगह देख रहे प्लांट्स है तो वहां पे कोई एनिमल्स नहीं रहते होंगे, वहां पे एनिमल्स भी तो रहते हैं। तो जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब कितनी भी सलाइनिटी होने दो, अगर उसे हैंडल कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? यूरीहेलिन्स। क्या कहेंगे? यूरीहेलिन्स। सो टू टाइप ऑफ एनिमल्स, जो लोग सॉल्ट कितना भी बढ़ने दो, सलाइनिटी कितनी भी बढ़ने दो, अगर उसे हैंडल कर सकते मतलब उसमें सरवाइव कर सकते हैं, तो यूरीहेलिन। और जो एनिमल सिर्फ नैरो रेंज के सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे स्टीनोहेलिन। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है। तो स्टीनोहेलिन का एग्जांपल आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो और यूरीहेलिन्स का एग्जांपल्स आप बेरनैकल्स व्हिच इज एन आर्थ्रोपोडन्स, क्लैम्स, ये सब एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक let us talk about the excretory organs. Let us talk about the evolution of excretory organs. Again you have seen that the evolution का मतलब होता है step wise development. तो obviously जैसे आज हम highly developed organism हैं, human beings are highly developed organism. हमारे पास किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या जो छोटा एनिमल्स हैं उसके अंदर भी किडनी है क्या? उनके अंदर भी किडनी होता है क्या? यस और नो? नो। See, in 10th standard you have learned about the kingdom Animalias. You have learned about the hierarchies. मतलब पहले पॉरीफेरन्स आए, फिर पॉरीफेरन्स के बाद सिलेंटरेटा, देन प्लैटीहेलमिन्थेस, देन एस्केलेहेलमिन्थेस, ऐसे ऐसे करते करते डेवलप हुआ कि नहीं? फिर नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा में भी फिर वर्टिब्रेटा। ये सब चीजें आपने 10th में पढ़ी है कि नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए? यस और नो? ठीक है। तो in all these things, what is the speciality? Why you should learn all these things? The basic thing to learn is how the evolution has taken place.
कैसे स्टेप वाइज एवोल्यूशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी ऑर्गन्स। ठीक है, तो पहले हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलूंगी आपके दिमाग में तुरंत अमीबा आता है। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर है जो हमें अपने नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता है ना, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे अमीबा को देखना पड़ता है। वो भी एक्सक्रीशन करता है। वो किससे एक्सक्रीशन करता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। किसके वजह से करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। So write down a heading, all of you. Write down a heading. Evolution of excretory organ. Evolution of excretory organ. So number 1 write down unicellular organism. एग्जाम्पल आ चाहिए तो ब्रैकेट में अमीबा लिख लो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन एग्जाम्पल amoeba, put a dash and write down with excretion with the help of contractile vacuoles. Excretion with the help of contractile vacuoles. ठीक है मैम, फिर से रिपीट कीजिए। हेडिंग आपने लिखा बेटा इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यस मैम। उसमें नंबर 1 लिखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हाँ। ब्रैकेट में अमीबा लिखा, ब्रैकेट में अमीबा लिखने के बाद लिखो पुट अ डैश एंड राइट डाउन with the help of excretion with the help of contractile vacuoles. Excretion with the help of contractile vacuoles को अंडरलाइन करो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है जिससे कि वो अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर निकालता है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन हुआ यूनिसेल्युलर से एनिमल मल्टीसेल्युलर बन गया है ना। बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आए और एनिमल क्या बन गया? मल्टीसेल्युलर बन गया। तो मल्टीसेल्युलर में जो फर्स्ट फाइलम है, कौन सा फर्स्ट फाइलम है? पॉरीफेरा, है ना, है या नहीं? तो नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल स्पॉन्ज। पॉरीफेरेंस के जो एग्जांपल्स हैं हम उसे स्पॉन्ज कहते हैं, है ना। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल स्पॉन्ज। Put a dash and write down discharge their waste product through osculum. Osculum का स्पेलिंग देख लो। You have learned about the ostia and osculum. तो ये एक डायग्राम आप किस चीज का देख पा रहे हो? दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ स्पॉन्ज। तो उसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, और एक बड़ा ओपनिंग ऊपर होता है जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो वो ऑस्क्यूलम से जो भी बॉडी का वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकालता है। अंडरस्टूड? यस। फिर नेक्स्ट फाइलम में आप लिख सकते हो जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थस। नंबर 3 में लिख सकते हो प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस के पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए? एनीबॉडी नोस? डू यू रिमेम्बर? Do you remember? They are having what? Protonephridia. They are having protonephridia. कुछ भी 10th का याद नहीं है ना बेटा? They are having protonephridia. ठीक है, then you can just end up like that. अभी ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद आता है नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, फिर उसके बाद ऐसे इवोल्यूशन होते होते फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनता है, फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बाद किडनी बनता है। ठीक है, सो आप उसको एंड अप कैसे करोगे? राइट ऑन द नंबर 4।
Number 4, write down. In bilateral symmetry organism, what do you mean by bilateral symmetry organism? Body can Yes. be divided into two equal halves. Yes. जब कोई एनिमल को अगर हम कट करेंगे, पर कैसे कट होना चाहिए? वर्टिकल कट, लैटरल कट, ठीक है। अगर आप वर्टिकल कट करोगे एनिमल को और दो मिरर इमेज मिलते हैं तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो जो भी बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास, यू जस्ट राइट डाउन, इन बायलैटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म excretion is done with the help of pores. Excretion is done with the help of pores called as nephridiopores. See the spelling in the last line? With the help of nephridiopores. Nephridia in the form of pores called as nephridiopores. Understood this much, all of you? Yes, miss. ठीक है। नाउ आपको दो टाइप के नेफ्रिडियास पढ़ने के लिए हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। सो राइट डाउन हेडिंग, टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया, मेक टू ब्रांचिंग। टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया, मेक टू ब्रांचिंग। एक साइड लिखो प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरे साइड लिखो मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। प्रोटो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो पहले के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और मेटा मतलब जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो दिस आर अ नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्स। डेड एंड ट्यूब्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिस ट्यूब का ओपनिंग नहीं है, ठीक है। एंड ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। यू कैन सी द डायग्राम नाउ फर्स्ट, ठीक है। वेट, आई विल शो यू। यू कैन सी दिस फ्लेम सेल्स। ये देखो, ये कौन किसका फोटो दिख रहा है, प्लेनेरिया का फोटो दिख रहा है, प्लेनेरिया का, ठीक है। और प्लेनेरिया में आप देख सकते हो फ्लेम बल्ब्स है, देखो फ्लेम बल्ब्स है। तो बल्ब के ऊपर कोई ओपनिंग नहीं है ना, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं डेड एंड ट्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। समझा मैं क्या बताई? Yes. इस डायग्राम को यहाँ पे जूम करके बताया गया है, हाँ। तो इसी को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। So these are found in animals that lack true body cavity, जिनके पास true body cavity नहीं होता, जैसे कि platyhelminthes में। Example, Planaria. Protonephridias can also be seen in rotifers, कुछ annelidas में भी देखने के लिए मिलता है और amphioxus में भी देखने के लिए मिलता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया है क्या? It is a network of dendent tubules connected to the external opening. The largest branches of the network are capped by a cellular unit. You can see the cellular units called as the flame bulbs. Flame bulbs. These tubules excrete a dilute fluid and function in osmoregulation. तो आप देख सकते हैं इसको फ्लेम सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आग के जैसे दिख रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया है। पर ये एक्चुअली है क्या, दे आर प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया ही है, पर वो दिख रहे हैं फ्लेम के जैसे, हाँ, इसके लिए इसका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया है। समझ में आया? तो प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑल द 3 पॉइंट्स प्रोटोनेफ्रिडिया के नीचे नोट डाउन करो आप लोग। ऑल द 3 पॉइंट्स इन प्रोटोनेफ्रिडिया। If you have done, please let me know.
Done? Written? Yes, miss. Yes. Okay. So this is the example of a planaria and the flame cells. Now, metanephridia. Metanephridia किसके अंदर present है? Advanced organism में. So these are unbranched coiled tubules which are connected to the body cavity through a funnel के जैसा. Funnel का मतलब क्या होता है? आपको समझता है ना बेटा? ऐसा triangular shape called as nephrostome. Nephrostome. तो देखते हैं पहले हम लोग क्या है ये nephrostome. Sorry. देखो ये फनल के जैसे, देखो जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? फनल के जैसा, फनल के जैसा. Yes. इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोस्टोम. ये नेफ्रोस्टोम ये देखो ऐसा ट्यूब है, इसमें से पूरा ऐसे ऐसे सब निकल रहा है और फिर किसमें ओपन हो रहा है? इनटू ओपनिंग कॉल्ड एज नेफ्रेडियोपोर. नेफ्रोस्टोम से जा रहा है सारा वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे पूरा घूम रहा है, सॉरी यहाँ पे पूरा घूम रहा है ये वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर किस में से निकल रहा है? एक ओपनिंग से निकल रहा है जिसको नाम है नेफ्रेडियोपोर. पोर मतलब ओपनिंग, जो बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है. समझा? Yes. समझा? तो देखो अब हम पढ़ते हैं. सो दीज आर अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल. देखो कॉइल्ड है कि नहीं? ट्यूब्यूल है ना, कितना सारा कॉइल्ड है कि नहीं? इसमें ब्रांचिंग है क्या? नहीं. यही ट्यूब यहाँ से कॉइल, सॉरी, यही ट्यूब यहाँ से कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, और फिर यहाँ पे आके ओपन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रेडियोपोर. ठीक है? So these are unbranched coil tubule that connect to the body wall through a funnel-like structure called as nephrostome. Body fluid will enter in the nephridium through the nephrostome and get discharged through the nephridiopore. जैसे कि एग्जाम्पल है अर्थवर्म. तो ये किसका हम फोटो देख रहे हैं बेटा? ये अर्थवर्म का देख रहे हैं. देखो ये अर्थवर्म है, इसका ये जूम पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम. समझ में आया? Yes. ये अर्थवर्म है, इसके बॉडी में देखो हर एक सेगमेंट में, देखो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, हर सेगमेंट में आप नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर, हर सेगमेंट में हम देख पाएंगे ये. समझ में आया? So most of the insect, the excretion takes place by a blind sac tube which is called as a Malpighian tubule. अब ये जब नेफ्रिडियोपोर का इवोल्यूशन हुआ तो नेफ्रिडियोपोर किसमें बदल गया? Malpighian tubule में बदल गया. एनेलिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा आता है ना बेटा. एनेलिडा में अर्थवर्म आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स में आते हैं. तो यही जब इवोल्यूशन हुआ तो नेफ्रिडिया से क्या बन गया? ये Malpighian tubule बन गया. समझा? Yes. देखो Malpighian tubule बन गया. फिर Malpighian tubule के बाद क्या बनेगा? फिर जब आप मॉलिस्कन्स में जाएंगे तो वो ग्रीन ग्लैंड्स बन जाएगा, मैक्सिलरी ग्लैंड्स बन जाएगा. फिर और आगे जाएंगे तब ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेंगे तब ये किडनी बन जाएगा. तो ऐसा स्टेप वाइज इवोल्यूशन हुआ है. तो चलो लिखो, मेटानेफ्रिडिया के लिए भी लिखो फटाफट. और आप इसमें क्या अंडरलाइन करोगे? नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर अंडरलाइन करोगे. करो फटाफट.
Miss written. Yes beta, okay. So now this is the metanephridia. Okay, you have seen the diagram also. Now put a next heading in most of the insects. So write down next point. अभी वो दोनों points को छोड़ के बेटा मेटानेफ्रिडिया के नीचे ही आप next point लिख सकते हो. Insects में क्या होता है? Blind end tubes होता है जिसे हम Malpighian tubule कहते हैं. So note down about the Malpighian tubule. Written. Yes, Miss. Miss. So this was all. ठीक है. अब हम बात करेंगे कुछ क्रस्टेशियंस के बारे में. क्रस्टेशियंस का मतलब समझते हैं आपको बेटा? एग्जाम्पल प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये सबको हम क्रस्टेशियन बोलते हैं जिनका हेड और थोरैक्स एक साथ फ्यूज्ड होता है. ठीक है. तो उनके पास क्या होता है? उनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होता है. ग्रीन ग्लैंड्स, हाँ, विच इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. So antennal or maxillary glands are called as the green glands in decapods. Decapods मतलब crustaceans को हम decapods कहते हैं. आप देख सकते हो बेटा इनका labyrinth जो है, it is connected to the excretory tubule, to the dorsal bladder, which is connected to the exterior pore. You can see this diagram. यही वाले पार्ट को यहाँ पे zoom करके दिखाया है. So reabsorption of salt and amino acid occurs in the filtrate pus, the excretory tubule and the bladder, and because of which their ionic balance has been maintained. So just write down the heading. Crustaceans have, put a star mark and write down, crustaceans have green gland as a excretory organ. Green gland को underline करो, green gland as a excretory organ. और फिर से फर्स्ट पॉइंट लिखो. Antennal or maxillary glands are called the green glands in decapods. Only write down this much. Antennal or maxillary glands are called green glands in the decapods. Decapods मतलब all these crustaceans. Noted? Yes, Miss. अब उसके बाद वापस इवोल्यूशन हो गया. फिर मैमल्स हैव किडनी, और किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन. सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. मैमल्स हैव किडनी. Mammals have kidney. Miss, next point or next sentence? नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है ना. पुट अ स्टार मार्क अगेन. इवोल्यूशन हम देख रहे हैं ना बेटा. तो अभी वो खत्म हो गया ना, क्रस्टेशियन खत्म हो गया, मैमल्स पे आ गए ना हम. कॉर्डेट्स में आ गए, कॉर्डेटा में आ गए हम लोग. सो मैमल्स हैव किडनी. with nephrons as structural and functional unit. Mammals have kidney, underline kidney. With nephrons as structural and functional unit. Understood? Yes, Miss. एक चीज हमने सिर्फ एक मिस कर दिया. अगर ये जहाँ पे आपने मैमल्स हैव किडनी, उसके अगर ऊपर एक लाइन जगह बचा है कि आपके पास, वहां पे आप लिख सकते हो क्या? स्टारफिश के बारे में. एकिनोडर्माटा मतलब स्टारफिश, एक्सक्रीशन थ्रू ट्यूब फिट, बस इतना लिखना है. इन एकिनोडर्माटा, दैट इज स्टारफिश, excretion through tube fit
इन एकिनो, इसके ऊपर लिखना है, जहां पे अभी आपने मैमल्स लिखा है ना उसके ऊपर लिखना है. Echinodermatous, in bracket you can write down the example as starfish, excretion through tube feet. Written? Yes. तो देखो मैं Yes, भी miss. वापस एक बार सब बता रही हूँ. सी वेदर यू हैव रिटन नाइसली एंड प्रॉपरली. देखो आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया. ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडियास में आपने ये तीनों पॉइंट्स लिखे. यू हैव रिटन द एग्जांपल्स रोटिफर्स, एनिलिडास एंड एम्फिऑक्सिस. ठीक है, फिर मेटानेफ्रिडिया में आपने सबसे पहले ये नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर के बारे में लिखा. देन यू हैव रिटन अबाउट द इंसेक्ट्स, Malpighian tubule, insects, Malpighian tubule. Then you have written crustacean, green glands. Then you have written echinodermatous, tube feet. And then you have written mammals by kidney, in which nephrons are present. ऐसे ही लिखा है कि नहीं? Yes. Okay. So this is how we have seen the evolution. ठीक है, so ऐसे हमने क्या देखा, excretory organ का evolution we have seen. ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, यूरिनरी सिस्टम. तो पहले हम देखते हैं कि हमें डायग्राम में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं. तो लेट अस सी वन बाय वन. पहले मैं आपको राइट हैंड साइड, इस साइड का बताती हूँ क्या क्या पॉइंट्स है. लेट अस सी what we can see two kidneys, है ना, दो किडनीज दिख रहे हैं हमें. हमारे राइट हैंड साइड पे कौन सा लेबलिंग होता है किडनी का? लेफ्ट किडनी. और आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेबलिंग होगा राइट किडनी. ठीक है, क्योंकि जब आप सामने वाले की किडनी को देख रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ओके. सो लेफ्ट, ये हो गया, इस साइड का हो गया लेफ्ट किडनी, इस साइड का हो गया राइट किडनी. ठीक है, अच्छा. अब किडनी में आपको एक कॉनकेव रीजन नजर आ रहा है. यू कैन सी अ कॉनकेव रीजन, जहां से आपको दो चीजें बाहर निकलते हुए दिख रही है. एक तो आपको आर्टरी भी दिख रहा है, जिसे हम बोलेंगे रीनल आर्टरी. रीनल मतलब किडनी का आर्टरी. और आपको क्या दिख रहा है? रीनल वेन्स भी निकलते हुए दिख रहा है. रीनल वेन्स मतलब कि ये ब्लू कलर का क्या है? रीनल वेन है. रीनल वेन मतलब किडनी का वेन. और क्या चीज आपको निकलते हुए दिख रही है यहाँ से? यूरेटर. क्या निकलते हुए दिख रही है? यूरेटर. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉनकेव रीजन, जिसे हम हाइलस कहते हैं. हाइलस, ये जो कॉनकेव पार्ट है ना यहाँ का, इसे हम क्या कहते हैं? हाइलस. तो हाइलस में से कौन सी तीन चीजें निकल रही हैं? बताओ मुझे, कौन सी तीन चीजें हैं? टेल मी फास्ट. Renal artery, renal vein, and ureter. शाबाश, वेरी गुड बेटा. रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर. इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉनकेव रीजन विच इज कॉल्ड एज अ हाइलस. इस रीजन को हाइलस कहा जाता है. ठीक है, अब यूरेटर देखो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ. यूरेटर एक बैग के जैसे स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है. एक बैग के जैसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है. एक बैग के जैसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है. उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है, जहां पे यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है. उसके बाद आप एकदम ट्रायंगुलर पॉइंटेड रीजन देख पा रहे हो नीचे. पॉइंटेड रीजन, ट्रायंगुलर रीजन एक देख पा रहे हो नीचे की तरफ, विच इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो कि बॉडी के बाहर ओपन होता है. कहां पर ओपन होता है? बॉडी के बाहर ओपन होता है, जिसके थ्रू हम यूरिनेशन कर पाते हैं. यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बॉडी के बाहर निकालते हैं. समझ में आया इतना? Yes. Yes, miss. अच्छा, अब किडनी के ऊपर देखो, इस वाले भी किडनी और इस वाले किडनी, दोनों राइट, लेफ्ट एंड राइट किडनी के ऊपर हमें कुछ एक ग्लैंड नजर आ रहा है. एक ग्लैंड नजर आ रहा है. इस ग्लैंड को बोला जाएगा, क्योंकि किडनी के एडिशन में है, किडनी के ऊपर है, किडनी के एडिशन में है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एडरीनल. एडरीनल, किडनी के एडिशन में, तो एडरीनल ग्लैंड. किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है? एडरीनल ग्लैंड. एडरीनल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है,
सुप्रा, सुप्रा मतलब जो सुपीरियर है, जो ऊपर है, supra renal gland, supra renal gland. So adrenal gland can also be called as supra renal gland. ठीक है. सो ये वाला रीजन को तो मैंने अभी आपको हाइलस बताया, पर हाइलस के अंदर के साइड में चलो, देखो ये इसको कट करके दिखाया इस किडनी को. हाइलस के अंदर के साइड में अगर आप जाओगे तो एक स्पेस नजर आ रहा है, हमें एक स्पेस नजर आ रहा है. इस स्पेस को हम पेल्विस कहते हैं. पेल्विस, पेल्विस एक स्पेस है जो कि किसमें ओपन होता है, हाइलस में ओपन होता है. स्पेस जो कि हाइलस में ओपन होता है. हाइलस क्या है, कॉनकेव रीजन है. और पेल्विस फिर यूरेटर में भी ओपन हो रहा है, मतलब पेल्विस में यूरिन जमा होता है और पेल्विस से यूरिन यूरेटर में आता है, फिर ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर जाता है. ठीक है. A space called as pelvis, space called as pelvis which will open into the ureter. ठीक है. Yes, miss. देन अगर हम किडनी को कट करेंगे, ये तो कट करने के बाद दिख रहा है ना पार्ट, तो अगर हम किडनी को कट करेंगे तो किडनी के दो हिस्से हमें नजर आएंगे. ऊपर का रीजन कॉर्टेक्स और अंदर का रीजन मेड्यूला. ऊपर का रीजन कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन मेड्यूला. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. फिर और कौन सा पॉइंट रह गया है, इंफीरियर वेना कावा. ओके. सो ये जो रीनल वेन है, रीनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना कावा से जुड़ता है, जो कि हमारे हार्ट से जुड़ता है. ठीक है. तो सारे लेबलिंग्स आपने देख लिए हैं. चलो लेट अस लर्न वन बाय वन. सो किडनी, किडनी कौन से शेप का है, बीन के शेप का. बीन मतलब आपने राजमा देखा होगा ना घर में, तो राजमा के शेप का है, बीन के शेप का है. कहां पर प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में प्रेजेंट है. ये मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में देखो दिखाया था, वेरी फर्स्ट डायग्राम. ये देखो, देखो पोजीशन ऑफ किडनी, देखो सी द किडनी. ये बीच में अपना वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा बैकबोन है. दिख रहा है सबको. Yes. ये बैकबोन के आजू बाजू में, बैकबोन के आजू बाजू में. और आप देख सकते हो ये हमारा पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक रीजन है, हिप रीजन है. हिप रीजन में आप देख सकते हो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे और फिर यूरेथ्रा कहाँ पर है. तो ये पोजीशन है. ये देखो हमारा रिब केज है, रिब केज. और इन अपने रीढ़ के हड्डी के, अपने बैकबोन के आजू बाजू में प्रेजेंट होता है हमारा किडनी. सो 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebrae क्या यहाँ पर प्रेजेंट है. क्या साइज है किडनी का, 10 सेंटीमीटर इंटू 6.25 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. दे आर रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम. हमारा जो बॉडी कैविटी है, हमारे बॉडी कैविटी के पीछे के साइड में प्रेजेंट है. आगे तो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के पीछे प्रेजेंट है ना हमारा किडनी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल. मेल में और फीमेल में कोई भी ऑर्गन्स का साइज का वेट का डिफरेंस होता है. मेल में वजन में थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में वजन में थोड़ा कम होता है. ऐसा क्यों, बिकॉज मेल का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल. सो एवरेज वेट इन मेल इज 152 grams and in case of female it is 135 grams. जो ऊपर का सरफेस है किडनी का वो कॉनकेव है, अंदर का ऊपर का सरफेस कॉन्वेक्स है, अंदर का सरफेस कॉनकेव है. अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे कॉनकेव स्ट्रक्चर में नॉच के जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइलम या फिर हाइलस भी कहते हैं. ये रीजन को हम क्या कहेंगे, हाइलम या फिर हाइलस. किडनी देखो ऊपर से कॉन्वेक्स है, अंदर से कॉनकेव है, तभी तो बीन शेप बनेगा ना. Renal artery enters and renal vein comes out and ureter leaves the kidney through the hilum or the hilus. ये अभी आपने देखा. हाँ, हाइलस से यूरेटर बाहर आता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन बाहर आता है. Each kidney has about 1 million of nephrons. हमारे पास 2 किडनी है, तो approximately we are having 2 millions of nephron. Understood? Yes, miss. Yes. Any doubt till here? No, miss. Miss, हाँ बोलो. what is meant by peritoneum?
Peritoneum is body cavity. समझा? Yes, miss. Thank you. हमारे इंटेस्टाइन के पीछे है ना हमारा किडनी, इसलिए रेट्रोपेरिटोनियम. रेट्रो मींस बिहाइंड. तो ये एक बार देखो, एक्सटर्नल व्यू एंड इंटरनल व्यू ऑफ द किडनी. तो रेड वाला आर्टरी, ब्लू वाला वेन, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला, ये यूरेटर, ये हाइलस रीजन. पहले यूरेटर देखते हैं. तो यूरेटर इज अ पेयर. पेयर मींस दो है यूरेटर. अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस ऑफ ईच किडनी. पेल्विस देखो, ये पेल्विस रीजन है. पेल्विस में से यूरेटर आ रहा है. कितना बड़ा होता है? 25 to 30 सेंटीमीटर. मस्कुलर ट्यूब है. किसमें ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है. which has been guarded by separate opening which are not guarded by valves. मतलब इसमें बैक फ्लो का कोई चांसेस ही नहीं, इसमें valves नहीं होते हैं. They pass obliquely through the walls of urinary bladder. Urinary bladder के अंदर ऐसे डायरेक्टली आ जाता है. This helps in the prevention of backflow of urine due to compression of ureter while bladder is filled. तो जब ये ब्लैडर भर जाता है तो ऊपर की तरफ नहीं आता ये यूरिन. Done? Yes, ma'am. तो एक बार ये सारे पॉइंट्स देखो. ब्लैडर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी बेटा, बिकॉज ब्लैडर में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हैं.